और महिलाएं पैड इस्तेमाल नहीं करती हैं, कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, पीरियड को लेकर इतने सारे मिथ हैं। तो जब वो पीरियड स्टार्ट हुए तो बच्चे वो शर्म महसूस ना करें या फिर छुप के कुछ ना करे कि यहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया। करीब 10 में से 9 या 8 लड़कियां ऐसी हैं तो पीसीओएस की वजह से परेशान हैं। पीसीओडी ऐसे डेवलप नहीं होता है। जब मिनार्क आता है, पीरियड स्टार्ट हुए, उसके 2-3 साल सब चल रहा है, उस टाइम पे इसका सब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है पहले से ही। कैसे अपने आप को मतलब हाइजीन रखा जाए? हाँ, जहाँ पर भी अगर मॉइस्ट स्किन होगी, प्राइवेट पार्ट्स की मोस्टली, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होएगा। और अभी ये है कि मतलब मार्केट में इतनी सारी मतलब चीजें आ रही हैं यूज करने की, वो कितना सेफ है प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो पीएच को डॉक्टर नेचुरल्स होते हैं और वो पीएच कंट्रोल करते हैं हमारी। लोग ये बोलते हैं कि अगर लड़की वर्जिन है तो वो टैम्पॉन्स यूज नहीं कर सकती है। ऐसा मना तो नहीं है कि वर्जिन है टैम्पन यूज नहीं करें। यूटीआई इन्फेक्शन के ऊपर बहुत सी महिलाओं को ये इन्फेक्शन होता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। स्पेशली जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं, पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थाई को टच नहीं करे आपके उससे कम। कॉन्डोम क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं लोग? कॉन्डोम बहुत मस्ट है, क्योंकि गाँव के पेशेंट को ज़्यादा एसटीडी इन्फेक्शन होते हैं या फिर पेल्विक डिसीज होती है या फिर सिवियर इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन लोगों का पता है माइंडसेट ऐसा है ना कि अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। नहीं, 14, 15, 13 साल के, 16 साल के बच्चे, उनको पता भी, पूरी जानकारी भी नहीं होती है, वो सेक्स करते हैं। और पॉर्न की अपने एक अलग साइड इफेक्ट है। लेकिन जो पॉर्न को देखते हैं वो उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो जब एडिक्शन हो जाता है, बार बार उसको देखते रहते हैं, कहीं बैठे भी हैं तो वहाँ मोबाइल पे खोल के देख रहे हैं। पपीता खा लो, कुछ और खा लो कि जिसकी वजह से आपको पीरियड्स आ जाएंगे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेल से ज़्यादा जो है वो फीमेल सब स्मोक करने लगी हैं, तो इसका कितना इफेक्ट होता है बॉडी पर? जो मेल्स के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है उसके ऊपर कितना इफेक्ट होता है इन चीज़ों का? नमस्कार, मैं जनिशा और मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर शालिनी जी। डॉक्टर शालिनी से आज हम उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो कि खुलकर उन पर बात नहीं की जाती है। लोग जो हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, वो शर्म महसूस करती हैं कि इन मुद्दों पर हम कैसे बात करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आता है या कुछ भी हम अपलोड करते हैं तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। डॉक्टर शालिनी, आपका स्वागत है भारत रफ्तार की इस बातचीत के पॉडकास्ट में। थैंक यू जिशा। ओके। और आज मैम हमें बात करनी है मतलब महिलाओं को जो बीमारियां होती हैं, जिनको लेकर सोसाइटी में इतने मिथ हैं, लोग उन्हीं में उलझे हुए हैं, खुलकर बातचीत नहीं करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले ये है कि पहला मुद्दा जो है वो मैं पीरियड्स का उठाना चाहूँगी, ठीक है? क्योंकि आज भी कई ऐसे रूरल एरियाज हैं कि जहाँ पर महिलाएं पैड इस्तेमाल नहीं करती हैं, कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, पीरियड को लेकर इतने सारे मिथ हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो पहला ये है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखा जाए? ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने का जो पहला स्टेप है वो है कि जब मिनार्क स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो हर एक माँ को अपनी बेटी को समझाना है कि ये, और घर में और लोगों को बताना है, जिससे बच्ची वो शर्म महसूस ना करे। स्टार्ट होने के पहले इसको सारी बातें, मतलब कि लोगों को पता होता है कब स्टार्ट होने वाले हैं पीरियड्स बच्ची के, 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। इसके पहले ही इस बच्ची को जब उसका कि थैलार स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, चीजें स्टार्ट होती हैं, तो बच्ची पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसको सब बातें बतानी चाहिए, माँ को हर बात उसको बतानी चाहिए। उसके पिता को भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, भाइयों को भी, क्योंकि उसको शर्म महसूस ना हो किसी भी तरह की। और उसको माँ को बताना है कि जब भी तुम्हें बेटा कुछ आता हो तो शर्माने की बात नहीं है। स्कूल में हो, घर पर हो, कहीं बाहर हो, जो भी तुम्हारे आसपास कोई बड़ा है उससे ये बात करो कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ में। और हमेशा एक तो हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है, पैड्स यूज करने हैं, कपड़े यूज नहीं करने हैं। और हर एक 4 to 8 आवर्स में, डिपेंडिंग ऑन द फ्लो, कितना फ्लो हो रहा है, 4 to 8 आवर्स के बीच में चेंज भी करना है इसको। और इसको कैसे हमें मतलब कि डिस्पोज ऑफ कैसे करना है हमें, ये बातें सब माँ को पहले से बच्चे को बतानी चाहिए। क्योंकि जब वो पीरियड स्टार्ट हुए तो बच्चे वो शर्म महसूस ना करें या फिर छुप के कुछ ना करे कि यहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया, ऐसा कुछ ना करे। कपड़े यूज कर ले कहीं बाहर है तो ऐसा कुछ ना करें। यही है कि अब सोसाइटी में ये है कि महिला के सिर्फ अधिकारों पर बातचीत की जाती है, लेकिन अभी 8 मार्च को ही हमने महिला दिवस मनाया हम लोगों ने इतने हर्षोल्लास के साथ, और कहते हैं कि एक पर्व की तरह उसे मनाया जाता है। तो यही है कि केवल अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए, शारीरिक रूप से जो महिलाओं को परेशानी हो रही है उन पर भी जो है लोगों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए इन सब चीजों पर।
और जैसे कि आपने बताया कि 11 से 12 साल की एज में जो है लड़कियों को पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी ये है कि बहुत अर्ली स्टेज में पीरियड्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ, तो 9 उसका इयर्स क्या रीजन है मेन? एक्चुअली उसका है कि अपने जो विजुअल स्टिमुलेशंस होते हैं, बच्चे जो देखते हैं टीवी में या अपने जो अपने सोशल मीडिया कहीं पर भी बच्चे देखते हैं, आजकल सब कुछ एक्सेसिबल है बच्चों के लिए, उसकी वजह से ये हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है कुछ, और ये प्रिकॉशनस प्यूबर्टी के चांसेस, और दूसरा ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में, उसकी वजह से भी ये चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है उनकी, तो ये चीज़ें मतलब प्रिकॉशनस प्यूबर्टी की तरफ बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब ये जो सारी चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पर चीज़ें देखना या हाँ। ज़्यादा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस थोड़ा फिजिकल जल्दी एक्टिविटी आ रहे बच्चों हैं, की कम हो गई कम है। हो रही है, हाँ। क्योंकि बच्चे घर के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, है। बिल्कुल। और फिर ये है कि ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बातचीत हो गई, अर्ली स्टेज में पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, ये बात हो गई। एक अभी सबसे अगर कोई अहम मुद्दा अगर अभी है, तो वो है पीसीओडी या पीसीओएस, जिस भी टर्म में हम कहें। इसकी परख हमें कैसे हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है करीब 10 में से 9 या 8 लड़कियां ऐसी हैं कि जो पीसीओडी या तो पीसीओएस की वजह से परेशान हैं। एक्चुअली पीसीओएस एक क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कई सारी चीजें हैं जिनका कि मिला के हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है उसको, उस बच्ची को या उस महिला को, या फिर बाल आना, मोटापा, सब कई सारी चीजें जो मिलके होता है पीसीओएस। मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट होना उस बच्चे में या महिला में। तो एक्चुअली होता क्या है कि पीसीओडी ऐसे डेवलप नहीं होता है, होता क्या है कि पहले आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, एक्सरसाइज कम किया आपने, जंक फूड खाया, चीजें बचपन से चल रही हैं आपकी। जब मेनार्क आता है, पीरियड स्टार्ट हुए, उसके 2-3 साल सब चल रहा है, उस टाइम पे इसका सब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है पहले से ही। तो इसकी वजह से जब बॉडी में फैट बढ़ रहा है, तो फैट का जो कन्वर्जन हो रहा है वो मेल हार्मोन्स में हो रहा है फीमेल की बजाय। इसकी वजह से वो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है। फिर पीरियड की रेगुलरिटी हो रही है, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है कंपैरेटिवली, प्रोजेस्टेरॉन कंपैरेटिवली कम हो रहा है। ओके। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यही है कि बच्चे को बचपन से फिजिकल एक्टिविटीज को इनकरेज किया जाए। गाँव में अभी भी ऐसा है कि छोटी बच्चियां हैं तो उनको घर से बाहर खेलने भेजते नहीं है, या घर पे भी नहीं खेलने देते हैं, उनको घर के कामों में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। जंक फूड अवॉइड करें, बिस्किट नमकीन भी जंक फूड में ही आते हैं, उनको भी अवॉइड करें। और इन सब चीज़ों को हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे अपने, तो अपने आप ही धीरे-धीरे चीज़ें कम हो जाएँगी। बिल्कुल, मतलब क्योंकि ये डॉक्टर लाइफस्टाइल डिसीज़ एक्चुअली है। बिल्कुल, और मतलब डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखें, जितना हो सके एक्सरसाइज वगैरह करें, तो इन सब चीज़ों से क्या है कि निजात मिल जाए। हाँ, ऑफ कोर्स। यस, और ये बीमारी ने मतलब घर पे रहकर और इसका किस तरीके से मतलब हमें इसमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, और क्या इसमें लक्षण है कि जो हमें पहले दिख जाएँ कि हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँच पाएँ इसमें? एक्चुअली लक्षण तो पहला इसका स्टार्ट होता है, ओवेरियन हार्मोन की रेगुलरिटी हो रही है इसमें। तो पीरियड इरेगुलर आएँगे इसको, डिलेड साइकिल आएँगे इसको, कम मेंसेस होंगे, स्पॉटिंग ठीक होगा, या फिर 1-2 दिन के साइकिल्स होंगे। पहले 2-3 दिन के आते थे, फिर 1-2 दिन के हो गए। या फिर बच्ची में 18 ईयर हो गई, 16-17 ईयर हो गए, पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, पीसीओएस पहले स्टार्ट हो चुका है। एक कॉज़ ऑफ प्राइमरी अमेनोरिया पीसीओएस भी होता है, कि इसको पहले स्टार्ट हो गया, वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसको पीरियड से नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए कि पीसीओएस स्टार्ट हो चुका है उसमें। तो वो इसलिए कि बच्ची में फिजिकल एक्टिविटी, तो हर एक माँ को या घर में जो भी हैं बड़े बुजुर्ग उस बच्ची के, उनको ये उसको समझाना है, उसको हमेशा से ही फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कट ऑफ करना है, और हरी सब्जियां हैं और हेल्दी फूड है वो उसको ज़्यादा खाने को देने हैं, जंक फूड अवॉइड करना है। ऐसा माहौल बचपन से घर में रहेगा तो पीसीओएस डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम है। दूसरा, इसमें जेनेटिक एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जेनेटिक एनवायरनमेंट तब इन्वॉल्व होगा जब एनवायरमेंटल फैक्टर भी साथ में इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अगर जेनेटिक्स में भी है तो भी अगर एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे अच्छे हैं तो वो मतलब उससे बच सकते हैं। ओके। ये है कि अभी समर्स का टाइम शुरू होने वाला है, तो कैसे अपने आप को मतलब हाइजीन रखा जाए, क्योंकि ये टाइम में जो है वाइट डिस्चार्ज होना या ईचिंग होना, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। हाँ, जहाँ पर भी अगर मॉइस्ट स्किन होगी, प्राइवेट पार्ट्स की मोस्टली, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होएगा, और फिर इससे इन्फेक्शन आगे वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइनाइटिस या फिर अंदर पीआईडी सब इन्फेक्शन होंगे उसको, या फिर साइड में मतलब आर्मपिट पे होता है या प्राइवेट पार्ट्स के नीचे होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग वहाँ पर होती है। तो इसके लिए ये है कि आप रेगुलर मतलब कॉटन पैंटीज पहने, बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहने। और दूसरा है कि जो बहुत हार्श सोप्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करें, जो सेंटेड सोप्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करें, और माइल्ड सोप का यूज़ करें।
और दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम यूज करें इनको, तो इससे रहेगा, मतलब कॉटन क्लोथ्स पहने इस पहने, तरह। ओके। हाँ। और अभी ये है कि मतलब मार्केट में इतनी सारी मतलब चीज़ें आ रही हैं हम्म, यूज़ करने की, मतलब वी वॉश हो गया या हाँ क्लीन हाँ। एंड ड्राई जैसी चीज़ें जो हो गई कि जो आपके वजाइना का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन रखता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दिन में उसे 3 से 4 बार इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत अधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितना हम वो कितना सेफ है और हमें कितने मात्रा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए? एक्चुअली जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं हुँ। उनको तो यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि अब हमारी लैंग्वेज में एक्चुअली मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करने चाहिए हुँ, हुँ। प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो पीएच को सिलेक्टिव बैसिलस होते हैं और वो पीएच कंट्रोल करते हैं हमारी। हुँ। सुबह शाम 2 टाइम यूज करना चाहिए। लगा के इसको 1 ड्रॉप लेना है, लगा के इसको 1 मिनट छोड़ देना, 1 1/2 मिनट, फिर इसको वॉश कर देना है। ये 2 टाइम करना चाहिए और पार्ट्स को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, मॉइस्ट नहीं रखना है उस पार्ट को। और सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे आते हैं फार्मास्यूटिकल नहीं है वो, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। सेंटेड हैं वो, इससे पीएच बैलेंस हमारा खराब हो जाता है, इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, अभी और लोगों का बार-बार हाँ, बार-बार यूज़ करेंगे उसको हम दिन में 3-4 बार, तो वैसे ही हमारे बैक्टीरिया सारे कुछ लोगों डिस्टर्ब को हो ये है जाएँगे। ना हाँ। कि इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, तो हाँ। इसको 3-4 बार इस्तेमाल कर लेंगे हुँ। तो चलेगा। तो लोगों के अंदर हुँ, ये भी हुँ, एक हुँ। माइंडसेट है लोगों का। फिर मुझे बात करनी है टैम्पॉन्स को लेके। हुँ, हुँ। लोग ये बोलते हैं कि अगर लड़की वर्जिन है तो वो टैम्पॉन्स यूज़ नहीं कर सकती है, तो नहीं, इसको लेकर क्या है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। टैम्पून्स यूज़ करना वर्जिन है तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप है, पैड है, टैम्पून सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मना तो नहीं है कि वर्जिन है टैम्पून यूज़ नहीं करें। ये ऐसा मिथ है ऐसा केवल। कहीं नहीं लिखा नहीं, है, नहीं, नहीं, लेकिन लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि इफ कि शी वो इज़ उनकी वो वर्जिन हाइमन रप्चर हो जाएगी, ऐसा कुछ हो हाँ, जाएगा। ऐसा लोग हाँ, सोचते हैं। तो मतलब नॉर्मल नहीं ऐसा लड़कियाँ भी नहीं है। इसे यूज़ कर हाइमन सकती हैं। इलास्टिक होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो हाँ, क्यों और हाइमन रप्चर होना तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ भी कर रहे हैं आप, गिर गए या साइक्लिंग कर रहे हैं, तो उससे भी रप्चर हो सकती है वो तो। हाँ, ये तो तो हमने हाँ, मतलब बहुत बार हाँ। सुना है हमने कि इस तरीके से चीज़ें हुँ, होती हैं, हुँ, लेकिन हुँ। आज भी सोसाइटी में हुँ। कहीं न कहीं ये चीज़ है नहीं, नहीं। कि उसको देखकर माना जाता है कि ये वर्जिन है या नहीं है। नहीं। वो मिथ अभी भी हमारे सोसाइटी में जीवित है कहीं न नहीं, कहीं। नहीं, वो तो इलास्टिक होती है हामिन हमारी, और दूसरा है कि अपन कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, साइक्लिंग कर रहे हैं या ऐसे ही खेल रहे हैं, बच्चे भी कबड्डी खेलते हैं, स्कूल में खो-खो खेलते हैं, बहुत सी चीज़ें खेलते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे इंजरी हो सकती है, रप्चर हो सकता है उससे, तो ऐसा नहीं है कि वो टैम्पून से रप्चर हो जाएगा। मतलब टैम्पॉन्स भी जो हाँ, वर्जिन लड़कियाँ हैं वो हाँ। इस्तेमाल कर हुँ, सकती हैं, हुँ। उसमें कोई मतलब नहीं, नहीं, बंदिश नहीं है बंदिश उसके नहीं है। अंदर, ठीक है। और फिर एक ये था कि रेज़र्स को लेकर भी मुझे पूछना हुँ, था हुँ। कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखने के लिए या जो प्यूबिक हेयर्स वगैरह आते हैं हुँ। उनको रिमूव करने के लिए लड़कियाँ रेज़र्स का इस्तेमाल करती हैं नहीं या है। फिर वैक्स वगैरह जो आता है हाँ, ट्यूब में हाँ। उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। नहीं, हेयर क्लिपिंग करें, हेयर क्लिपिंग सेफ रहती है ओके। और लेज़र यूज़ भी करना चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो और बिकिनी वैक्स भी यूज़ करते हैं, हुँ, वो हुँ, भी हुँ। सेफ है, तो सेफ तरीके से हाइजीनिकली यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन हेयर क्लिपिंग अच्छी है। ज़्यादा मतलब हाँ। ठीक रहेगा वो हुँ। बॉडी के लिए। ओके। और फिर इसके बाद मतलब व्हाइट डिस्चार्ज के ऊपर हमने बातचीत कर ली, मेंस्ट्रुअल हुँ। हाइजीन के ऊपर बातचीत कर ली। अब आते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के ऊपर। बहुत सी महिलाओं हुँ। को ये इन्फेक्शन होता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है और जो उन्हें समस्याएँ उस वक़्त होती हैं वो खुलकर बता नहीं पाती हैं कि मुझे जलन हो रही है या मुझे इचिंग आ रही है या मैं सही तरीके से वॉशरूम नहीं जा पा रही हूँ। तो महिलाओं को मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ, ऑफ़ कोर्स करनी चाहिए, क्योंकि यूटीआई ही नहीं होता है, वेजिनाइटिस हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे हुँ, हुँ। बर्निंग होती है, पीआईडी भी हो सकता है, कई सी चीज़ें होती हैं। और अगर हम टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है और फैल सकता है, ऐसे इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत सी बीमारियाँ उनको हो सकती हैं। तो इनके बारे में खुल के बातें करें और हाइजीन का इस्तेमाल करें, स्पेशली जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, तो हुँ। वहाँ पर आपको थाई को टच नहीं करें आपके उससे कम, या फिर उसमें आप टॉयलेट पेपर शीट टॉयलेट जो पेपर्स आते हैं वो स्प्रेड कर लें, या फिर आपको थाई टच नहीं होनी चाहिए उससे, क्योंकि ओके। वो वहाँ पर कई लोग यूज़ करते हैं उसको, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। हाँ, मतलब अब तो वो क्योंकि स्प्रे मेल्स वगैरह तो भी हाँ, कुछ हाँ, आते हैं, स्प्रे सीड भी आते स्प्रे हैं। वगैरह। हाँ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि टॉयलेट सीट क्लीन हो, थाई हुँ, टच हुँ, नहीं हुँ। करें आपके उससे, ये ध्यान रखना है आपको। ये ओके। और अगर यूटीआई इन्फेक्शन है और हुँ, लोग जो है ना हुँ, उसके रेमेडीज़ जो है ना घर पर ही निकालना शुरू कर देते हुँ, हैं कि गायनेक की जगह पर वो गूगल पर सर्च करना ज़्यादा हुँ। प्रेफ़र करते हैं। अरे, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या एनारोबिक कोई भी इन्फेक्शन है उसको, तो वो कैसे ठीक हो जाएगा, मतलब कि होम रेमेडी से? मतलब इन्फेक्शन तो खत्म करना ही होगा एंटीबायोटिक से या एंटी फंगल मेडिसिन से,
मेडिसिन से खत्म तो करना होगा उसको। जैसे अभी तो हम वैसे लोग, कैसे हाँ होगा? बिल्कुल, अभी बैक स्टेज हम लोग बात कर रहे थे हाँ, आपसे कि मैं गुजरात में ये केस हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लड़के और लड़की ने दे हैड सेक्स एंड उसके बाद जो है लड़की को हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद जो है अपने बॉयफ्रेंड को उसको फोन किया कि मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम है, उसने गूगल से उसको रेमेडीज बताई और उसकी मौत हो जाती है इसके चलते। तो यही है कि लोगों से मैं तो यही अनुरोध करूंगी कि गूगल पे ढूंढने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। हाँ, ऑफ कोर्स डॉक्टर से बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखते हैं पेशेंट को, 24 हॉस्पिटल ओपन रहते हैं। तो शर्माने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें हमेशा। अगर थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम है जो कि समझ में नहीं आ रही है आपको, या वो नॉर्मल भी है लेकिन आपको लग रहा है कि एब्नॉर्मल है, फिर भी कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें आप। बिल्कुल, और ये है कि फिर एक तो यूटीआई हो गया, फिर एक होता है एसटीआई इन्फेक्शन, जो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यस, जो कि आपके पार्टनर के थ्रू आपको मिलती है या अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर सकते हो उसको। इसमें दोनों का ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अगर इन्फेक्शन एक को है, सिम्पटम्स एक को हैं, तो ये हमेशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन पार्टनर को बताए इसके बारे में, इसका भी चेकअप करवाएँ और दोनों साथ में ट्रीटमेंट लें अपना। और खत्म होने के बाद ही, कोर्स पूरा होने के बाद ही इंटरकोर्स करें दोबारा। और मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो सभी को बताएँ कि ऐसा इन्फेक्शन मुझे है, किसी से छुपाएँ नहीं, क्योंकि वो इन्फेक्शन वो पार्टनर हो रहा है, फिर से किसी और को होगा, ये स्प्रेड होगा ऐसे। तो जब भी हो तो अपना ट्रीटमेंट के साथ में पार्टनर ट्रीटमेंट भी साथ में करवाना ज़रूरी है। करवाना चाहिए। अब मतलब जब सेक्सुअल चीज़ों की बातचीत हो ही रही है, तो कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कॉन्डम्स को लेके, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी सोसाइटी में कॉन्डम्स को लेकर बहुत ज़्यादा झिझक है, लोग मतलब बात नहीं करना चाहते उन चीज़ों के ऊपर। तो कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें था कि रूरल एरियाज़ में करीब 7% मेल्स हैं जो कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं और अर्बन में कुछ 13% हैं। तो ये जो रेशियो मेरे सामने आया तो मैं तो थोड़ी देर के लिए चकित रह गई कि मतलब इतना एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इतना गवर्नमेंट इसे प्रोत्साहन दे रही है कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहे और जो बीमारियां हैं उन्हें भी कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन क्यों लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि कॉन्डम क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं लोग? एक्चुअली सोसाइटी में क्या हो रहा है कि वेस्टर्नाइज़ तो हो रहे हैं, लेकिन उसको पूरा फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांज़िशन फ़ेज़ में हैं। तो वो अच्छा के बजाय बुरा ज़्यादा हो रहा है वो। तो इसमें गाँव में तो है, ग्राम पंचायतें हैं, उनके सरपंच को इसमें इन्वॉल्व करके, गाँव के और बुज़ुर्ग लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें लोगों को उनको भी एजुकेट किया जाए, बाकी जिससे कि वो और लोगों को एजुकेट कर सकें। कॉन्डोम बहुत मस्ट है, क्योंकि गाँवों के पेशेंट को ज़्यादा एसटीडी इन्फेक्शंस होते हैं या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती है या फिर सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं। ये गाँव की लेडीज़ इतने खुल के बातें कर नहीं पाती हैं, लोगों को बता नहीं पाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे खुल के बातें करें, सरपंच को भी इन्वॉल्व करें इसमें, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करें और फीमेल को थोड़ी भी तकलीफ हो तुरंत बताए वो अपने घर के बुजुर्गों को, अपने हस्बैंड को, या खुद भी वहाँ पे आजकल आंगनबाड़ी वर्कर्स से डॉक्टर्स वहाँ पे हर जगह पीएचसी में अवेलेबल है। उनसे जाकर मिले, उनसे बातें करें और उसके बारे में बताएं कि मुझे ऐसा इन्फेक्शन हुआ है। और कॉन्डोम के बारे में जो बताना इसलिए ज़रूरी ज़्यादा है कि अगर इन्फेक्शन है तो क्यों हुआ वो? क्योंकि हस्बैंड को जो इन्फेक्शन था वो उससे ट्रांसमिट हुआ वाइफ को, और वाइफ ने बताया नहीं किसी को। अंदर ही अंदर ये तब की इन्फेक्शन को टॉलरेट करती रही वो, बाद में वो बहुत बढ़ गया। तब उसको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में और फिर वहाँ पे डेथ या कुछ हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको। छोटी सी चीज़ को इतना मतलब कॉन्डोम यूज़ करें आप, उससे इन्फेक्शन नहीं होंगे। ये हर को बताना है गाँव में जाकर। लेकिन लोगों का पता है माइंडसेट ऐसा है ना कि अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। नहीं, ऐसा जो माइंडसेट है लोगों का, वो मुझे लगता है अब कहीं न कहीं बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत है उसको, बदलने की ज़रूरत है। और जिस तरीके के ऐड हम लोग टीवी में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एड्स नहीं आ रहे हैं, कॉन्डम्स के बहुत सारे ऐड आते हैं, लेकिन उसे जितना ग्लैमराइज़ करके दिखाया जाता है, जितना ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसे जानकारी के रूप में लोगों को दिखाना चाहिए। एक्चुअली हाँ, गाँव में एक्चुअली क्या है कि जो स्वास्थ्य मार्गदर्शक होते हैं या फिर जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, वो खुद इसके बारे में वहाँ पे गाँव के घर-घर जाकर लोगों से बातें करें। तो ये ज़्यादा, क्योंकि कॉन्डोम का जैसे ही ऐड आता है ना, गाँव के बुजुर्ग सोचते हैं या जो भी आस-पास बैठते हैं, कोई बच्चा तो नहीं बैठा बगल में मेरे, ऐसा उनके रहता है कि वो छिप के देखना है कॉन्डोम का ऐड भी। ऐड भी, तो हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में खुल के बात करें, और जो वहाँ के आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या गाँव में जो स्वास्थ्य वर्कर्स होते हैं, वो घर-घर जाके लोगों से इसके बारे में खुल के बातें करें, जिससे कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हों कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं इसके। फिर इसके बाद आता है मतलब कॉन्डम हो गया, पर लेकिन फिर भी लोग जो हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और उनके बाद उन्हें फिर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसमें। और अभी एक चीज़ ट्रेंड में बहुत चल रही है, आईपीएल जैसी जो टैबलेट्स वगैरह आती हैं, जो पिल्स लड़कियाँ खाती हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद जो है वो तुरंत उसे
खा हाँ, लेती हैं हाँ। वो, और उसके बाद उनके आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं उन्हें। हाँ, ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं कि आईपिल एक्चुअली एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, कुछ भी अवेलेबल नहीं था उस वक़्त, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव उसको लिया मैंने। ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होता है, या फिर हमारा म्यूचुअल कंसेंट से हम सेक्स करें, इसके लिए नहीं होता। इसके लिए कॉन्डोम है आपके पास में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं आप। आईपिल तो बहुत ही इमरजेंसी था, तब यूज़ करना है इसको। इससे क्या होता है, आईपिल एक हार्मोन होता है। हुँ। तो हार्मोन की वज़ह से बॉडी में जब हम आईपिल यूज़ करते हैं हाई डोज़ में, तो उससे हमारी खुद की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो जाती है। उसका जो भी उसका हानिकारक इफ़ेक्ट होते हैं, वो उस गर्ल को भुगतने पड़ते हैं बाद में। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है उसको, पेन हो सकता है मेंसेस के टाइम पे उसको, या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है उसको, या ओवुलेशन में डिले हो जाता है उसका। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस आईपिल की जो रेगुलर इसकी वज़ह से गर्ल को भुगतनी पड़ती है। हुँ। जैसे आपसे मैं बात कर रही हाँ, थी बैकस्टेज, तो आपने बताया कि मेरे पास अभी इतने ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब मेडिसिन वगैरह ले लिया या अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर लिव इन वगैरह में लोग रह ऑफ रहे हैं कोर्स। और बच्चा कंसीव होने के बाद जो है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कहीं न कहीं। हाँ, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं। आजकल तो बच्चे भी 14, 15, 13 साल के, 16 साल के बच्चे विद कंसेंट, उनको पता भी, पूरी जानकारी भी नहीं होती है, वो सेक्स करते हैं और फिर कंसीव करके आ जाते हैं, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। और फिर इसमें दोनों ही परिवारों को भुगतना पड़ता है उसकी खामियाज़ी। तो ये सब सेक्स एजुकेशन लाइफ मतलब स्कूलों में बताई नहीं जा रही है, साथ में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, चाहे वो लिव इन में रह रहे हों, एडल्ट हों, वो करते हैं। तो उसका खामियाज़ा जो अनवांटेड चाइल्ड है उसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि वो उसकी डिलीवरी और कोर्ट के ऑर्डर से कैसे भी प्रीटर्म डिलीवरी करवाने आ जाते हैं कि रेप हुआ था हमारा, हुँ। उसका खामियाज़ा उस बच्चे को भुगतना पड़ता है कि बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अब जो पैदा होगा, वो इतना छोटा भी नहीं उसका अबॉर्शन कर सकें, इतना बड़ा भी नहीं मैच्योर पैदा हो वो। वो बीच में पैदा होता है, उसको सेरेब्रल पैल्सी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उस बच्चे को। बहरापन, अंधापन, या बाद में उसको एडीएचडी या मेंटल डिसऑर्डर्स, कई सारी चीज़ें उसको हो सकती हैं उस बच्चे को, जो कि उन पेरेंट्स की गलती की वज़ह से उसको बच्चे को भुगतनी पड़ रही है, जो कि पैदा होने वाला है अभी। बिल्कुल, और आपने इस बात के बीच में एक वो टॉपिक बोला कि सेक्स एजुकेशन, हुँ, हुँ। ठीक है? जो कि हमारे भारत में उसकी बहुत ज़्यादा कमी ऑफ़ है, कोर्स। ठीक है? हुँ। हम लोग यहाँ पर चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग पॉर्न देख के सीख रहे हैं, और पॉर्न की अपने एक अलग साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें बताई हैं वो तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द इमेजिनेशन है। बस मतलब एक शूट करके देख लिया और हमें लगता है कि शायद चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। जो प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होना चाहिए वो कहीं न कहीं मिस है हमारी सोसाइटी में से भी, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में से भी। तो आप डॉक्टर हैं, आप इस चीज़ को किस तरीके से बताना चाहेंगी? एक्चुअली जो पॉर्न होते हैं, वो बिल्कुल ही इमेजिनेटरी होते हैं, वैसे रियलिटी में कभी भी नहीं होता है। पॉर्न एक बन जाती है हैबिट, एडिक्शन बन जाता है बाद में, और वो जो भी पॉर्न 90% मेल्स देखते हैं, 60% फीमेल्स देखती हैं, ऐसा रिसर्च में कहा गया है। लेकिन जो पॉर्न को देखते हैं, वो उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वो जब एडिक्शन हो जाता है, बार-बार उसको देखते रहते हैं, कहीं बैठे भी हैं तो वहाँ मोबाइल पे खोल के देख रहे हैं, किसी से छुप के देख रहे हैं, लोगों से बातें करना छोड़ देते हैं, खुद की जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो भी खराब हो जाती है। और उनके जो डिफरेंट टाइप के उनके सब कुछ स्टिमुलेशन, सब कुछ प्रोटोकॉल, उनके सब कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। इसका खामियाजा उसकी फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर जो होता है उसको भुगतना पड़ता है। दूसरा ये है कि सोसाइटी में जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो होने लगते हैं। तो पॉर्न साइट तो मेरे ख्याल से बैन करनी चाहिए, और सेक्स एजुकेशन को या सेक्स एजुकेशन वाले वीडियोज़ को बढ़ावा देना चाहिए। बचपन से ही पेरेंट्स को, या जो भी हमारे सोसाइटी में और लोग भी हैं, कि सेक्स एजुकेशन को तो बढ़ावा दें, लेकिन पॉर्न साइट को तो बैन करें, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा किसी बच्चे का कुछ उसको मज़ा नहीं मिल रहा है। वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जा रहा है, जो कि दुनिया एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। लेकिन सेक्स एजुकेशन हुँ। को लेकर मतलब इतनी बातचीत होती है, मतलब ग्रुप में बैठ के लोग हुँ, बातचीत कर हुँ। लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, कुछ प्रोसेस उस पर होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं हो पा हाँ, रहा है। एक्चुअली सारे स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सब में सेक्स एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए। और दूसरा है कि अगर ऐसा लगता है सोसाइटी को, या पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा नहीं बताना चाहिए उनको, तो उन पेरेंट्स के ग्रुप्स में भी 3-4 पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनको साथ में बिठाना चाहिए। जिससे कि बाद में जो ये एक्चुअली सेक्स एजुकेशन बच्चे को नहीं देंगे, तो आजकल जो बच्चे टीनेज में सेक्स कर रहे हैं, उस वो मतलब कि अनसेफ तरीके से कर रहे हैं उसको। हुँ। तो वो अनसेफ तरीके से करने से उसके खामियाजा बाद में उन पेरेंट्स को और उस बच्चे और जो अगला बच्चा इन्वॉल्व है, सबको भुगतना पड़ता है। तो पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो रही है इसमें। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर उनको पता होगा कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो वो चीज़ें कम हो जाएँगी।
तो मतलब ये है कि बिल्कुल। हमें बच्चे को सही तरीके से ऑफ कोर्स, बताना हाँ। है कि आपको कोई परी छोड़ के नहीं गई है। नहीं, ये ऑफ कोर्स बताना है बच्चे यस, को, कोई परी छोड़ किसी कूड़े के डिब्बे से नहीं आया हो, कोई परी छोड़ के नहीं गई है। यस। अगर बच्चा छोटा है, पूछता है कभी भी, क्लास 5 में है, 4 में है, 6 में, 7th में, अगर बच्चा आपसे पूछ रहा है, आप उसको पूरी बातें सही से ही बताओ, कैसे-कैसे क्या होता है। सही जानकारी दो, नहीं पता है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनसे बतवाओ कैसे-कैसे क्या होता है, क्यों हुआ ऐसा। ये सब बातें बच्चों को स्कूल में बतानी चाहिए, घर में बतानी चाहिए। बच्चा किसी से पूछता है वो बच्चा क्यूरियस है, बच्चे सारे क्यूरियस होते हैं। हुँ, उसकी क्यूरियोसिटी है तो अच्छी बात है ना, बच्चा क्यूरियस है तो बच्चा इंटेलिजेंट है मतलब आपका। उसको बताओ सारी बातें, अगर बताओगे नहीं तो वही बच्चा बाद में अनसेफ तरीके से इंटरकोर्स करेगा, सेक्स करेगा, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होंगी और बहुत सारे खामियाज़े भुगतने पड़ सकते हैं, जो कि अनवांटेड चाइल्ड ही पैदा हो सकता है उससे, उसकी लाइफ भी खराब हो जाती है। बिल्कुल, तो तो यही है कि ये क्योंकि जो सब उम्र पढ़ने की थी उसकी, वो उसका इन सब चीज़ों में पड़ गया वो। पड़ गया, हुँ, हाँ। तो यही कि हमें ये बोलना बंद करना हुँ, पड़ेगा कि ये गंदा है, ये हाँ। ऐसे है, हुँ, तुमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हुँ। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि क्यूरियोसिटी है बच्चे को, वो तो हाँ, बच्चा करेगा ही, वो क्यों हुआ ऐसे, कैसे हुआ ऐसे कैसे, वो नेट पे देखेगा, गूगल पे सर्च करेगा, गूगल पे पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो बच्चा तो परेशान हो करके देखेगा उसको, तो उसको बिल्कुल। कैसे समझ में आएगी कोई बात। बच्ची गलती बच्चे की नहीं होती है, या टीनेज बच्चों की गलती नहीं है जो 15-16 साल के, उनकी गलती भी नहीं बल्कि पेरेंट्स की थी या स्कूल के टीचर्स की थी कि उन्होंने बताया नहीं सही समय पे उसको। यही है कि सेक्स हुँ, एजुकेशन हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, और कहीं न कहीं ये है कि अब सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हुँ। अगर सरकार इस पर नहीं भी इतने अच्छे से गौर कर पा रही है, क्योंकि बीच में भी बहुत बार ये मुद्दे उठे हैं कि इनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो लोग इसके अंदर अपने रिलीजियस साइड को लेके आ जाते हैं। ये बोल देते हैं कि हुँ। बच्चों को गलत रास्ते पर लेकर जाया जा रहा है। स्कूल जो है वो तो विद्या का मंदिर है, वहाँ पर ऐसी सब चीज़ें नहीं, कैसे बच्चे बच्चों को को जब बता पता सकते होगा हैं? कि इंटरकोर्स करने से, इस उम्र में करने से, क्योंकि उनकी पूरी लड़की की वजाइना मैच्योर नहीं होती है, म्यूकोसल एपिथेलियम मैच्योर नहीं होती है, उसको इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, आगे की उसकी ऑब्स्टेट्री खराब हो सकती है, सब चीज़ें बच्चे को पहले से पता है। उस लड़की को पता है कि अगर पेनिट्रेशन होएगा तो क्या-क्या इसके खामियाज़े भुगतने पड़ सकते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, उस बच्ची को, उसकी फैमिली को। ये सब बातें उनको पता रहेंगी पहले से, तो ऐसा काम क्यों करेंगे वो फिर? बिल्कुल, ये तो भी वो है। एक हुँ। पर्टिकुलर एज पर आकर या सही तरीके से उस काम को करेंगे। और सेफ अबॉर्शन, इसमें क्या होता है कि जब कंसीव कर लिया तो पेरेंट्स भी मतलब शर्माते हैं बताने में, या बच्ची कैसे करें, तो अनसेफ अबॉर्शन टेक्निक भी अपनाते हैं वो। तो उससे भी बहुत सारे हार्म्स हाँ, होते हैं। अनसेफ हाँ, से याद आया हाँ। कि एक और है कि हुँ, पपीता खा लो, हुँ। कुछ और खा लो कि जिसकी वजह से आपको पीरियड्स आ जाएँगे। इसके ऊपर आप क्या कहें? क्योंकि सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे ही बस फैलते जा रही हैं। हो सकता है कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है आगे बढ़ती जा रही है वो। हाँ, जनरेशन बाय जनरेशन भी गूगल से आगे बढ़ रही है। हाँ, वही है। तो फिर एक्चुअली क्या है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि पपीता खाने से या कोई कोई सीड्स खाने से कुछ अबॉर्शन किसी का हो जाता है। पेशेंट आते हैं ऐसे जब जब रेप के पेशेंट, किसी तरह के पेशेंट आते हैं इस तरह के, या मतलब कि बच्चे जो आते हैं या फिर लिव इन वाले आते हैं, हुँ, ये सारी चीज़ें अपनाते रहते हैं, जिससे ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो गई है, अबॉर्ट हो चुका होगा। सोनोग्राफी करवाते नहीं हैं या कहीं डॉक्टर से मिलते नहीं, उनसे बात नहीं करते हैं कि मालूम चल जाएगा सबको। तो उसके बाद वो बियॉन्ड द तब की जो टर्मिनेशन की एज है, प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन की 24 वीक्स, उसके बाद आते हैं, डॉक्टर से मिलने आते हैं जब 6 मंथ या 7 मंथ का बेबी हो जाता है। हुँ। तब फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए आप ऐसी चीज़ें ना करें। डॉक्टर से कुछ भी तकलीफ़ है, पीरियड्स नहीं आए हैं, ओवरड्यू हो गए हैं, डॉक्टर से मिलें, बात करें, पेरेंट्स को बताएँ, तो इससे समस्याएँ जल्दी सहज तरीके से हल हो सकती हैं। बिल्कुल। और फिर ये है कि एबॉर्शन के ऊपर तो हमने बात की, अब प्रेगनेंसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी कि हुँ, उसमें एज फैक्टर क्या होते हैं? नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, हुँ, हुँ। बोलते हैं कि सिज़ेरियन नहीं करवाना है, हमें ऑफ़ कोर्स, नॉर्मल हाँ, हाँ। अगर तरीके से होता है तो हम वो ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? प्रेगनेंसी तो पहले, हमेशा प्रेगनेंसी पहले से प्लान कर लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी आजकल के सिनेरियो में। क्योंकि आजकल लोग ड्रग्स भी लेते हैं, ड्रिंक्स भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में तीनों चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हुँ, कंसीव करने के 3 महीने पहले से ही। तो पहले तो प्रेगनेंसी प्लान करके करें आप, अगर ऐसी कुछ चीज़ें ले रहे हैं आप तो। दूसरा है कि नॉर्मल नॉर्मल कंसीव नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, डॉक्टर से मिलें, बात करें, और कोई डॉक्टर जो भी उपाय बताते हैं उसके हिसाब से उनसे पूछ के कंसीव करें। तीसरा है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिज़ेरियन। नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर्स प्रेफ़र करते हैं, डॉक्टर्स ही प्रेफ़र करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से आपकी ऑब्स्टेट्री खराब नहीं होगी। अगर सिज़ेरियन होएगा, तो उससे ऑब्स्टेट्री अगली नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए खराब हो जाती है। हुँ, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इस सिज़ेरियन की वजह से, या इस सिज़ेरियन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा है सिज़ेरियन के लिए, सपोज़ कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उस डिलीवरी के टाइम पर, या डिलीवरी के पहले भी कुछ कॉम्प्लिकेशन था, बच्चा उल्टा था, या फिर प्लेसेंटा नीचे था, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उस केस में तो ऑपरेशन ही होएगा, उसका नॉर्मल डिलीवरी तो हो ही नहीं सकती है।
और उसमें जिद करेंगे इन घर वाले कि नहीं नॉर्मल ही करवाओ, तो कैसे नॉर्मल होएगा? अगर बच्चा उल्टा है, पहले बटक्स निकलेंगे, उसके बाद में हेड आएगा, जो कि अंदर फँस सकता है और बच्चे की जान जा सकती है। दूसरा है कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, नॉर्मली करवाओ, कैसे नॉर्मल करवाएँ? वो लेके हॉस्पिटल जाएँगे नहीं पेशेंट को, घर पे पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग जो स्टार्ट हो गई है, वो बच्चे की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। उसकी वजह से बच्चा खत्म हो जाएगा आपका। तो कैसे करवाएँगे? तो अगर कुछ रीज़न्स हैं उसके, तो उसकी वजह से डॉक्टर अगर एडवाइस करें तो करना चाहिए, अदरवाइज़ तो नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर प्रेफ़र करते हैं और मतलब क्यों नहीं करवाएँगे नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो? ये भी है। कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे तो ही सिज़ेरियन करेंगे उसका। और आपके करियर में ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो, एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेट डिलीवरी का? ऐसे तो आते हैं हमेशा। आते क्योंकि रहते गाँव हैं। से रेफर होके पेशेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गाँव से रेफर होके पेशेंट्स आते हैं, तो वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं। ऑब्स्टेट्रिक लेबर में होते हैं या फिर कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन केस में बहुत सारे आते हैं तो। और इसका कोई एज फैक्टर, क्योंकि ऐसे एज बोलते हाँ, हैं। हाँ। प्रेगनेंसी में तो मतलब कि अर्ली 30s तक तो कंसीव कर सकते हो आप, 35 के पहले वाले अच्छे से। एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है। लेकिन जैसे-जैसे 35 प्लस और एज बढ़ रही है आपकी, तो आपकी बॉडी की भी एजिंग हो रही है, एग की भी एजिंग हो रही है, तो इससे फिर बच्चे में भी कंजेनिटल एनोमली हो सकती हैं, डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। कंसीव करने के टाइम पर भी आपको हाइपरटेंशन या कई सारी दूसरी बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती हैं। और किन खास बातों का मतलब महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए जब वो प्रेगनेंसी अपना प्लान कर रही हैं, और जब वो प्रेग्नेंट है जिस समय के दौरान किन किन बातों का उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और किन बीमारियों से उन्हें उस वक्त बचना चाहिए? जब बीमारियाँ तो जैसे कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो 3 मंथ पहले से ही डॉक्टर से कंसल्ट करना स्टार्ट कर दें कि ये मतलब हमारी फैमिली हिस्ट्री ऐसी थी, ये डिसीज़ हमारी फैमिली में है या मुझे ये डिसीज़ है, मुझे ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या ऐसा-कैसा खाना खाना चाहिए या मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, वो मैं यूज़ करूँ कि ना करूँ। डॉक्टर से पूरी सलाह ले लें, उसके हिसाब से ही आगे का काम करें। इसके बाद में कंसीव करने के बाद में हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट ही करना है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है, ज़ूलॉजिकल कंडीशन होती है ये। तो कोई बेड रेस्ट की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी करनी है और एक्सरसाइज़ जो प्रेगनेंसी योगा या प्रेगनेंसी एक्सरसाइज़ होती है उनको करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी जो पेरिनियल मसल्स होंगी रिलैक्स रहेंगी और जब नॉर्मल डिलीवरी में आपके स्मूथली वो हो जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि पेशेंट जो होते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है उनकी, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है उनकी, पेरिनियल मसल बहुत टॉट होती हैं। तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी उनकी हो नहीं पाती कि वो पुश नहीं कर पा रही है बेबी को। ओके। तो ये रीज़न होता है सिज़ेरियन का एक और रीज़न कि बच्चे को हाइपोक्सिया हो रहा है तो फिर तो सिज़ेरियन करना ही पड़ेगा। तो बच्चे को पुश नहीं कर पाते। पहले के टाइम पे क्या था कि सारी लेडीज़ फिज़िकल एक्टिविटी करती थी। बहुत सारा वॉक करती थी, घर के काम भी, तब करते भी थे। मिक्सर ग्राइंडर नहीं थे, सब चीज़ें नहीं थी। स्क्वाटिंग भी इनके डेली रूटीन में था। तो इसलिए अगर डेली रूटीन में आपको स्क्वाटिंग या जैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, इतना फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो प्रेगनेंसी योगा या एक्सरसाइज़ेज़ करें। तो ओके, तो मतलब 3 महीने पहले से आपको प्लानिंग कर लेना है कि आपको किस तरीके से क्या हाँ, करना है। क्या अगर कुछ मतलब जैसे ड्रग यूज़ कर रहे हो या फिर अल्कोहल स्मोकिंग छोड़ देना है, इससे बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होंगे या फिर आपकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे आपने स्मोकिंग का बात किया, तो अभी बीच में एक रिपोर्ट आया था, मे बी शायद आपने भी पढ़ा होगा कि मेल से ज़्यादा जो है वो फीमेल सब स्मोक करने लगी हैं। तो इसका कितना इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर, या फिर जो फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखा जाए तो बहुत अलग है, बहुत हाँ। कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा। हाँ, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स में। एक्चुअली जो स्मोकिंग से क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है। ओके। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाएगी, एग की जल्दी एजिंग हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है उनको और कैंसर तो जैसे कॉमन मेल में है वैसे फीमेल में कॉमन होंगे। रिंकलिंग जल्दी होगी क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उनकी स्किन लस्ट और मतलब कि मॉइस्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का मतलब रिंकलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी उनकी। तो सब चीज़ें होती हैं। मेनोपॉज़ जल्दी होगा उनको। ओके, तो मतलब स्मोकिंग के ये सारे साइड रीज़न इफेक्ट्स हैं, हैं, हाँ। मतलब ये कि आपकी सुंदरता पर भी कभी इफ़ेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। इफ़ेक्ट हो मेंस्ट्रुएशन और सकता है, डिसीज़ तो हो ही बिल्कुल। रही है। ये और फिर ये बात हुई प्रेगनेंसी की, अगर आप स्मोक वगैरह कर रहे हैं या ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी पर अच्छा खासा इसका साइड इफ़ेक्ट बॉडी होगा। में पड़ रहा है, अब कंसीव बच्चे को भी पड़ रहा है। ऐसे ये अल्कोहल बेबी सिंड्रोम पैदा होते हैं। ये भी है। तो फिर ये है कि आगे अब बात करना है मोनोपॉज़ को लेके, और एक मेरा सवाल बीच में ये है थायराइड को लेके कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आपको थायराइड है तो आपका पीरियड्स या तो बंद हो जाएगा या आपको आएगा ही नहीं। नहीं, इस पे थायराइड क्या के है तो 2 मतलब? तरह के होते हैं, हाइपोथायरायडिज़्म और हाइपरथायरायडिज़्म। ओके। तो हाइपोथायरायडिज़्म में यूजुअली पेशेंट को मेनोरेसिया होता है हुँ।
और चूंकि वो थायराइड हार्मोन भी हमारे ओवरियल हार्मोन से कनेक्टेड होता है, तो उसमें मेनोरेजिया होता है पेशेंट को, यूजली हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, उसको पेशेंट का मेनोरेजिया हो जाए। तो थायराइड का नहीं होता, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़े हुए हैं हमारे, उसकी वजह से पेशेंट को अमेनोरिया होता है या फिर पीरियड्स बंद होते हैं। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पीसीओएस हो गया है, एक्चुअली वो उसके प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में बढ़े हुए थे, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से उसको अमेनोरिया हुआ है। ओके। तो सारे ब्लड टेस्ट करवा के डायग्नोज करके फिर डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो मतलब थायराइड जो है वो मेन रीजन नहीं है। थायराइड मेन रीजन हाँ, नहीं है, लेकिन अपन जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से बात करें, वो बताएंगे डायग्नोसिस क्या है आपकी, खुद से डायग्नोसिस नहीं बनानी। नहीं करना है, हाँ। खुद से गूगल से नहीं, सवाल हाँ, जवाब of course ढूंढ के हाँ, नहीं आपको कि चीजें पेशेंट को करनी है। यूटीआई हो, पेशेंट बोलेगा मुझे यूटीआई हो गया है, वो फंगल इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल वेजिनाइटिस हो सकता है आपको, उसमें बर्निंग होती है, उसमें इचिंग होती है, होती है, और आप सोच रहे हो कि आपको बर्निंग हो रहा है तो यूटीआई हो गया है। बिल्कुल। और एक ये है कि वुमन न्यूट्रिशन, मतलब महिलाओं को अपना खान पान किस तरीके से रखना चाहिए, अगर जैसे कि पीसीओडी वाले हैं या फिर थायराइड वाले हैं, तो उनको किस तरीके का खाना खाना चाहिए कि जिससे उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और उनका जो बॉडी है वो सही तरीके से वर्कआउट करे। चाहे किसी को पीसीओडी हो या थायराइड हो या ना हो, हर किसी को हेल्दी खाना है, एक हेल्दी खाना और टाइम पे खाना खाना चाहिए उसको। किसी भी मंथ में अगर वो फीमेल अगर अपने रूटीन को सेट कर ले, टाइम पे खाना खाए और हेल्दी खाना खाए, तो उसको पीरियड संबंधी जो प्रॉब्लम्स होंगी उस मंथ में नहीं होती हैं। ऐसा देखा गया है। जो पेन्स होते हैं, चीजें नहीं होती हैं। अगर आपने जंक फूड खाया, टाइम पे खाना नहीं खाया, तो ढंग से सोए नहीं आप, एक तो है सोना बहुत जरूरी है कि हमारी जो रिदम है बॉडी की, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो इस रिदम पे डायनामिक रिदम जो होती है इस पर डिपेंड करती है, तो हमारे हार्मोन्स पे इस पर डिपेंड करते हैं। तो सोना टाइम पे जरूरी है, रात को सोना जरूरी है, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। तो जब भी हम हेल्दी खाना खाएंगे, टाइम पर खाना खाएंगे, हमारा रूटीन सेट रहेगा, तो इस मंथ में पीरियड की प्रॉब्लम होगी नहीं। बिल्कुल। और पीसीओएस और इन सब का मेन रीजन ये है कि हम टाइम पे नहीं खा रहे हैं, हम टाइम पे सो नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और ये है कि अभी एक रिपोर्ट आया था कल या परसों ही है कि भारतीय लोग जो है अपनी 7 या 8 घंटे की जो भी नींद है वो पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ 9% लोग जो है वो बार-बार वॉशरूम के लिए उठ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जो अपने एंग्जायटी या डिप्रेशन की वजह से सही तरीके से नहीं सो पा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी, मतलब ना सोना कह सकते हैं कि सारी बीमारियों का मेन केंद्र है, मेन सेंटर ही वही बनता है। मोबाइल देख रहे हैं, साथ में कुछ खाते जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो बार-बार जाएंगे। बिल्कुल। डिप्रेशन एंजाइटी इसीलिए हो रहा है कि ठीक से सो नहीं रहे हो, तो वो होता है इसकी वजह से। अभी मतलब लाइक पीटीएसडी ये सब चीजें तो ये इसीलिए होती हैं, आम हो गई हैं लोगों, मतलब किसी को भी पूछो तो बोले क्या मुझे तो भाई पीटीएसडी है, क्या मैं डिप्रेशन फर्स्ट स्टेज पर हूँ या सेकंड स्टेज पर हूँ। तो वो नींद पूरी नहीं हो रही है उनकी, और साथ में खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं। तो बस ये दो मेन रीजन है कि आपको ये दोनों चीजें फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज ऐसी करें जिसमें सेटिंग हो, क्योंकि वॉक तो करता हूँ मैं, वॉक करना इज नॉट एक्सरसाइज। आपको ब्रिस्क वॉकिंग करें या ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे स्वेटिंग हो, आपको इतना एक्सरसाइज करें एटलीस्ट, तो बॉडी अगर आपका थके, दिमाग आपका थके, नहीं, क्योंकि उससे स्वेटिंग, उससे हमारी बॉडी के जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, डायबिटीज क्यों हो रहा है या फिर पीसीओएस क्यों हो रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर्स हमारे इनसेंसिटिव हो जाते हैं। जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हम, तो सेंसिटाइज होते हैं हमारे, तो ये होता है एक्चुअली। और फिर रूटीन हेल्थ चेकअप कितना जरूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो? दोनों के लिए बहुत जरूरी है रूटीन हेल्थ चेकअप, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये आजकल हमारा खान पान भी ऐसा हो गया है, कैंसर बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो और बीमारियां बहुत कॉमन हो चुकी हैं। अगर हम टाइम पे इसको अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी हमारी, तो क्योर अर्ली होगा, तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। स्टेज 1 पे ही क्योर हो जाए उसका, तो हमें आगे की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी हैं या फिर रेडियो कीमोथेरेपी, इन सबसे बच सकते हैं हम। बाकी और भी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलॉमी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इन सबसे बच सकते हैं हम। तो एक है कि हमें टाइम पे अपने हेल्थ चेकअप करवाने नहीं चाहिए, और मैमोग्राम कब करवाना है कि हम 50+ हो रहे हैं, तो हमें मैमोग्राम करवाना स्टार्ट करना चाहिए ईयरली, एक बार 3 साल में एक बार। या पैप स्मीयर है फीमेल्स के लिए, पैप स्मीयर मतलब कि फिजिकल उनकी सर्कुलेशन से स्टार्ट हो गई 21-22 में, उसके बाद उनको एवरी 3 ईयर पे करवाने हैं। या एसवीबी टेस्ट करवाने तो एवरी 5 ईयर करवाने हैं, 65 की एज तक। तो ये है, ये सब टेस्ट उनको करवाते रहने चाहिए, क्योंकि सीए सर्विक्स बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, ब्रेस्ट कैंसर भी कॉमन हो गया है, तो इनके अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे तो ट्रीटमेंट जल्दी होगा। हाँ, लेकिन बीमारियां कॉमन होती जा रही है, लेकिन हम बस उनके ऊपर कॉमन तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हर चीज पे हाँ, बस बोल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। टाइम तो पहले भी इतना ही था, टाइम में भी इतना है, हम कहाँ बिजी हो गए इतने अब। हाँ, खुद को लेकर ही हम नहीं बात कर पा रहे हैं, मतलब एक जो झिझक है, एक शर्म है कि मैं इसे बता दूंगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, क्या होगा।
तो ये तो हमारे सोसाइटी का मतलब कह हम्म। सकते हैं कि हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है। फिर एक है मोनोपोज को लेके बात कर लेते हैं कि मतलब अब तो ये है कि हाँ। लेडीज में बहुत जल्दी आने लग गया है। मैंने पर्सनली लेट हो गया हाँ, आजकल तो। लेट हो गया है। हाँ, या स्मोकिंग का जल्दी आ जाएगा, स्मोकिंग से जल्दी आता है। ये भी है। हाँ, वैसे तो मेनोपॉज़ की एज बढ़ गई है आजकल, जो एवरेज एज थी वो बढ़ गई है। और दूसरा है कि मेनोपॉज़ को स्मूथ करना है तो सोया प्रोटीन ज़्यादा खानी चाहिए। ओके। अगर फीमेल सोया प्रोटीन ज़्यादा खाएँगी तो मेनोपॉज़ उनका स्मूथली होगा। वो जो उनको हॉट फ्लैशेज़ हैं या इरिटेशन है, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, उनकी पीरियड्स भी स्मूथली धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे। खत्म हो जाएगी। ओके। लेकिन तभी मेनोपॉज़ या पेरिमेनोपॉज़ल पीरियड ऐसा होता है कि आप इसको ऐसे मत लो कि नहीं पीरियड्स हमारे धीरे-धीरे कम हो रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल कभी कई बार नहीं भी होता है वो। जब भी ऐसा कुछ भी हो डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने, क्योंकि किसी कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं वो या किसी और बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं वो। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसका कोई परफेक्ट एज है मतलब कि इस एज में आएँगे तो हो ही जाएगा बंद, ऐसा कुछ? नहीं, प्रीमैच्योर अगर हो रहा है तो 40 के पहले हो रहा है। ओके। अगर नॉर्मल हो रहा है तो 48 से 52 के बीच में होता है, मेनोपॉज़ तो हो जाता है ओके, अगर आजकल। 40 के पहले हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट प्रीमैच्योर करना मेनोपॉज़ है से आपको क्योंकि मेनोपॉज़ के भी प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ के भी बहुत सारे वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हुँ। जैसे कि बोन्स वीक होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है जल्दी, हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं उनमें, चीज़ें होती हैं। तो अगर जल्दी हो तो भी डॉक्टर से मिलें आप। और 1 ईयर तक पीरियड्स नहीं आते मतलब मेनोपॉज़ हो गया है। और जो एज है हमारी 48 से 52 के बीच में है, तो उस टाइम पे अगर पीरियड्स बंद हो रहे हैं तो नॉर्मल है। लेकिन मेनोपॉज़ के 1 साल के बाद में दोबारा से पीरियड अगर स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। ओके। 1 साल के पहले हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 1 साल के बाद अगर हो रहे हैं मेनोपॉज़ के बाद, तो वो नॉर्मल नहीं है। किसी अंडरलाइंग डिसीज़ की वो बता रहा है, कुछ डिसीज़ है आपके अंदर में। और ये जो पीसीओएस है, इसके कोई स्टेज या कोई लेवल है लाइक 1, 2, 3 ऐसा हाँ, कुछ? ग्रेडिंग भी होती है इसकी, हुँ। डिपेंड करता है कि कितना सिम्पटम्स पेशेंट को आ रहा है, ठीक है? ओके। तो इसलिए अर्ली जैसे कि आपको पीरियड रेगुलर होना स्टार्ट हुए हैं, क्यों हुए हैं? कोई हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है या हेयर आ रहे हैं बॉडी में कहीं पर, उनकी भी ग्रेडिंग होती है, कहाँ पे कितने आए, कितने कोर्स हेयर हैं, उन सब की डॉक्टर ग्रेडिंग करते हैं आपकी सारी। ओके। फिर वो बताते हैं कि कौन से स्टेज की आपको है ये। लेकिन इसका यही है कि लाइफ़स्टाइल को चेंज क्योंकि अभी ये एक्चुअली सिंड्रोम है, ये कोई डिसीज़ नहीं है, सिंड्रोम है ये। हुँ, हुँ। और इसको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं। गड़बड़ लाइफ़स्टाइल फिर से हो जाएगा, ठीक है तो फिर ठीक हो गया, इस तरह है। मतलब अगर बैलेंस हुँ, में आप रह रहे हुँ, हैं, तो हुँ। वो सब चीज़ें कुछ ठीक ठीक रहेगा। रहेंगी। ओके। एक्सरसाइज़ के लिए मिथ है कि पीरियड्स आते हैं एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज़ हमेशा करनी चाहिए, एक्सरसाइज़ डेली करनी चाहिए और ब्रिस्क एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। पीरियड्स में हम कम माइल्ड करें, मतलब माइल्ड एक्सरसाइज़ेज़ करें, हेवी एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। और जब भी आप एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं तो आपके जो पीरियड्स होते हैं वो भी रेगुलर हो जाते हैं, हेवी फ्लो भी कम हो जाएगा आपका, सब चीज़ें होती हैं। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेंगे अपन, खाना ठीक से खाएँगे तो ठीक तो रहेगा सब सब। ठीक रहेगा। टाइम ये पे खाएँगे तो। टाइम पे खाना है, हुँ, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, हुँ। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करना है, हाँ, बॉडी लेकिन से हाँ, जो इतना है करें कि स्वेटिंग हो उससे आपको। हाँ, जिससे स्वेटिंग हो। और हुँ, अभी तो ये है कि लोग तुरंत घर में गए, एसी चालू किया, लोग बस तो जिम भी एसी में कर रहे हैं अब, हाँ, तो वो वहाँ हाँ, पर भी स्वेटिंग होना ज़रूरी है नहीं हो एक्चुअली, पा क्योंकि रहा है। एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। यस। हुँ। और फिर ये है कि एग फ्रीजिंग और आईवीएफ ये 2 चीज़ें भी जो हुँ, हैं हुँ, हुँ। काफ़ी ज़्यादा मतलब इन पे चर्चाएँ हाँ, होती हैं और टॉपिक भी क्योंकि काफ़ी अच्छा आईवीएफ है। इसलिए यस। बढ़ गया है कि हमारी लाइफ़स्टाइल भी ऐसी हो गई, डिसीज़ बहुत सारी हमारे अंदर होने लग गई हैं, तो हुँ। आईवीएफ की भी बढ़ गया है आजकल। और दूसरा ये था कि बहुत से कैरियर काउंसलिंग के लिए भी लोग आजकल एग फ्रीजिंग करवा रहे हैं या फिर कोई कैंसर डायग्नोज़ हो गया पहले ही आपको, 20s में हो गया, तो आप एग फ्रीज़ करवाना पड़ता है। रेडियोथेरेपी देते हैं अपन पेशेंट को, सर्जरी करते हैं, ओवरीज़ निकालनी पड़ती हैं या फिर रेडियोथेरेपी देते हैं बाद में, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बनने बंद हो जाते हैं। ऐसे केस में फ्रीजिंग करते हैं अपन या करियर की वजह से कई लोग फ्रीजिंग करते हैं करते हैं। या फिर कुछ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ आपके अंदर है, कुछ डिसीज़ेज़ थी जो कंजेनिटली आपके अंदर है, उसकी वजह से भी आपकी प्रीमैच्योर एजिंग हो सकती है एग की, इसलिए भी एग फ्रीजिंग करते हैं। ये सब रीज़न्स होते हैं, तो हाँ, कर सकते हैं एग फ्रीजिंग तो ये इन मत केस में। और इसका कितना खर्चा आता है अपने इंडिया में अगर ये चीज़ें हमें करनी हो तो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत ही कम आता है और प्राइवेट में तो शायद 50,000 से लेके पता नहीं 1-2 लाख तक आता होगा, आई डोंट नो। कितने आता है उसे डिपेंड टाइम कितना टाइम पीरियड रख रहे हो आप। अच्छा, 4 उसमें ईयर, टाइम 2 पीरियड ईयर, होता 10 है। ईयर हाँ। कब तक, क्योंकि वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है -190 उस पे रखते हैं उसको अपन। तो कब तक के रखवा रहे हैं उसको आप, कब यूज़ कर रहे हैं, सब इस पे डिपेंड करता है कि क्या आपका ओके, तो मतलब जितना हाँ, टाइम पीरियड आप उसमें आपको लेना चाहें, तो उसके हाँ, हिसाब से उसके उसका हिसाब से खर्चे होंगे खर्चा उसके। हाँ। रहेगा उसमें। और जिस तरीके का हमारा वर्क कल्चर है और मतलब किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी का हुँ, डे हुँ। शिफ्ट है, तो हमारी सेक्सुअल लाइफ पर उसका कितना असर होता है और जो मेल्स के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है, उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट होता है इन अ, चीज़ों का?
स्पर्म पे भी इसका, क्योंकि स्पर्म भी हार्मोन के इन्फ्लुएंस से बनते हैं, तो उस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। एग भी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इसका इफेक्ट पड़ता पड़ता है। है, जो लोग हाँ। नाइट ड्यूटी लगातार करते रहते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता ही है इसका। अंशिकरण डिले जाता है उनका, फिर उनको आईवीएफ पे जाना पड़ता है, ओके। क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है डिस्टर्ब हो चुकी है। हम्म। इसलिए ऐसे जिनकी मतलब जॉब्स ही ऐसी है, उनका ऐसा होता है। तो यही है कि उसमें भी आपको जो है अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, हाँ, अपने course। स्लीप साइकिल को हम्म। मेंटेन रखना है सही तरीके से। हाँ, ये भी है, बिल्कुल। लगातार नाइट ड्यूटी नहीं करते रहे, मतलब बीच बीच में हाँ, ब्रेक लेना हाँ। जरूरी है। ब्रेक नहीं, ऐसे कि शिफ्ट में कभी आपके मतलब कि मंथ में आपकी कुछ नाइट ड्यूटीज हैं, कुछ आपकी डे है, कुछ इवनिंग, इस तरह से कर सकते हैं उसको आप। ओके। करके। तो मेंटेन रख के, मतलब कि आपको जॉब तो करनी ही है, हाँ, तो वो फिर तो कैसे करनी ही करें, तो करनी है, हाँ। लेकिन हाँ, रात को मोबाइल देखते हुए नहीं सोएं, जिससे कि वो नींद जो आ रही है पूरी हो कि जाए। पूरी हो जाए, बिल्कुल। नहीं, सही है। और बस आखिरी में आपसे यही पूछूंगी कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी एक डॉक्टर होने के नाते, कि अपना ध्यान रखें या किसी भी तरीके से आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे? जैसे कि अपने जाते हैं ना फ्लाइट में, तो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपके साथ बच्चा भी है, तो जब भी वो जो बताती है कि अपने आप खुद को कैसे आपको सेफ रखना है, जब भी कुछ क्रैश हो, कुछ भी हो, तो कैसे आपको करना है। तो पहले आपको खुद को करना है, फिर अपने बच्चे का करना है, बताते हैं हमेशा। बताते हैं। तो वैसे ही वो माँ को भी, या घर में जो फीमेल है, जो घर को सबकी देख रही है, पहले जब वो खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगी, तो बाकी घर कैसे स्वस्थ रहेगा उसका। तो खाना हेल्दी खाएं, टाइम पर खाएं, अपने लिए भी ध्यान दें, और टाइम पर सोएं। ये रूटीन बना लें। काम तो सारे टाइम पे अगर करोगे तो काम अपने आप हो जाएंगे। दूसरा ये है कि गूगल ज्ञान ना लें, डॉक्टर से मिलें, उनसे पूछें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, पैसे की तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है नहीं है। कि आपको उसको फ्री में देखना है, पैसे लगेंगे, डॉक्टर फीस लेंगे आपसे, ठीक है। और जैसी सुविधा हो वैसे डॉक्टर से मिलें, आप जहाँ चाहें वहाँ मिलें, लेकिन डॉक्टर से पूछ के ही करें। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो गूगल देख के अपना ट्रीटमेंट खुद से ना करें, या अपनी डायग्नोसिस खुद से ना बना लें, डॉक्टर से मिलें उसके लिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर शालिनी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों को अपने मतलब मार्गदर्शन दिया कि सही तरीके से रहें, अपने लाइफ़स्टाइल को जो है मेंटेन रखें और थोड़ा डिसिप्लिन अपने लाइफ़ में लेकर आएँ, ताकि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हर एक्सरसाइज के चीज़ लिए में, डिसिप्लिन ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए क्योंकि ज़रूरी ऐसे है। तो फिर बैठे-बैठे पॉइंट देखते रहेंगे बैठ के। ये भी क्योंकि है। आप व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे या कहीं भी लगे रहेंगे आप। तो डिसिप्लिन लाइफ में ज़रूरी है, कुछ लाइफ में करना है तो। बिल्कुल, तो यही है कि अगर हेल्दी रहना है और खुश रहना है, तो अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करें, अच्छा खाना खाएँ, अच्छे तरीके से रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, और ये है कि एक्सरसाइज करते रहें। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, एक्सरसाइज तो मस्ट है। जैसे खाना मस्ट है, बस एक्सरसाइज भी मस्ट है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। येस।